जय हिंद साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आर्मी जो कि आपका अग्निवीर एग्ज़ाम है, इसको दृष्टिकोण रखते हुए साइंस की कुछ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। आपको साइंस से रिलेटेड 30 टेस्ट सीरीज सॉल्व करवाई जाएगी और जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो पीछे या पिछले जितनी भी एग्जाम में आर्मी की हुई है उनमें आ चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों को डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे ताकि आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें आपका डेफिनेटली चयन हो जाए। देखिएगा, आज हम आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसे स्टार्ट करते हैं। देखें, आज की जो टेस्ट सीरीज है आपकी, इसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने लिखा है। थोड़ा सा पढ़े इस प्रश्न को आप। क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन होता है। तो देखें, यहाँ पर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन होता है। तो देखें, जो न्यूटन है वो मात्रक होता है बल का। किसका मात्रक होता है? बल का। लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि सबसे पहले जो बल है, देखो जो बल होता है ए बराबर होता है ए में। क्या होता है? ए बराबर ए में। तो देखें, अगर आप बल की परिभाषा देखें तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी वस्तु को, यानी कि वह बाह्य बल होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे सामने ये मार्कर है, मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसमें किसी प्रकार का बल लगाऊं और इसे उठाकर मान लीजिए मैंने यहां रख दिया या किसी बल के माध्यम से इसे फेंक दिया, तो यह वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर दे। तो देखिए, सबसे पहले बल की अवधारणा दी गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? याद रखिएगा, जो बल की अवधारणा थी, बल की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले दी गई थी आइजैक न्यूटन के द्वारा। इसलिए आइजैक न्यूटन के सम्मान में ही बल का मात्रक रखा गया है न्यूटन। नहीं तो अगर आप ओरिजिनली एसआई पद्धति में इसका मात्रक निकालें तो कुछ और ही बनेगा। देखो, ए बराबर होता है एम मल्टीप्लाई ए। तो जो आपका एम होता है मॉस यानी कि द्रव्यमान, ए एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। देखें, इसका अगर आप मात्रक बनाना चाहें तो आप यहां से देखिएगा, जो द्रव्यमान होता है, तो जो द्रव्यमान होता है इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। और आप जानते हैं ये लिखा है त्वरण। तो आप लोगों को त्वरण का मात्रक याद होना चाहिए कि वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण। देखें यहां पर, अगर मैं आपसे बात करूं कि त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे कहा जाता है त्वरण। या हम ये बोल सकते हैं कि वेग बटे में समय। अब आपको याद होना चाहिए वेग के बारे में। देखो, दो तीन चीजें हैं। एक आपका दूरी हो गया, चाल हो गया, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया। अगर इन चीजों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आप आसानी से इन लोगों के मात्रक बना लेंगे। देखें इधर, जो वेग होता है उसे की अगर आप परिभाषा देखें तो किसी निश्चित अंतराल में या किसी निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई को आप कहते हो वेग। और याद रखिएगा, जो वेग होता है वो एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि। तो देखें, इस त्वरण से पहले यहां पर वेग को देखें। आप ये बोल सकते हैं कि जो वेग होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। या आप ये कह सकते हैं कि विस्थापन और समय दोनों के अनुपात को हम कहते हैं वेग। फिर बात आई है आपके सामने विस्थापन की, तो विस्थापन को भी समझना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं आपके सामने यहां बात करूं विस्थापन की, तो आप देखिएगा, जो विस्थापन होता है ना, वो एक प्रकार की दूरी होता है। देखो कैसे, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है जिसे बोलते हैं शॉर्टकट दूरी, है ना। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे मैंने मान लिया यहां से आप चलते हैं यहां से यहां तक, मान लीजिए ये 3 किलोमीटर है, ठीक है। फिर यहां से ये 4 किलोमीटर है। मान लीजिए यहां से आप लोग चलते हैं, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। अगर आप डायरेक्टली आपके यहां से स्टार्ट होंगे और यहां तक स्कूल तक जाएंगे तो 3 और 4 7 किलोमीटर की दूरी आप लोगों को तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग यहां से डायरेक्टली जिसे बोलते हैं न्यूनतम दूरी या शॉर्टकट दूरी, तो आप देखें यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। और अगर 90 डिग्री का कोण बन गया तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी और यहाँ पर आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो आप देखें, अगर आप घूमकर जा रहे थे तो 7 किलोमीटर जा रहे थे, और अगर विस्थापन या शॉर्टकट दूरी तय की तो आप लोगों ने की 5 किलोमीटर।
तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या शॉर्टकट जो दूरी होती है उसे कहते हैं विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। देखें इधर, वो विस्थापन हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ वेग की। तो आप लोगों ने यहाँ से देखा कि विस्थापन और समय का जो रेशो होता है उसे बोलते हैं हम वेग। तो वेग का जब आप मात्रक निकालेंगे तो आपको पता विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक होता है मीटर, और आपको पता है टाइम का समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप कहेंगे कि जो वेग होगा इसका मात्रक होगा मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। इसके बाद अब आप बात करेंगे त्वरण की। किसकी? त्वरण की। कि वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं हम त्वरण। अब हम त्वरण का मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक आप लोग लिख चुके हैं मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद वापस लिखा है समय, और समय का क्या होगा? सेकेंड। और ये जो एस है इसे आपको बिल्कुल भी नहीं काटना है ना, ये बट्टे का बट्टा ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न एक ये है, इसके लिए हमें इतनी सारी चीजें बताई गई। तो ये अगर आप डिस्क्रिप्शन देख लेंगे तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, और हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ जाए। तो त्वरण का मात्रक आप लोगों ने देख लिया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब यहां आपको देखना है किसका मात्रक? बल का मात्रक। देखो बल के मात्रक के लिए आपको पहले विस्थापन देखना पड़ा, वेग देखना पड़ा, त्वरण देखना पड़ा। अब देखें क्या लिखा है? त्वरण। और त्वरण का मात्रक आप लोगों ने अभी लिखा है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकेंड की घात 2। तो हम यहां से कहेंगे कि बल का मात्रक रखेगा किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये इसका एसआई पद्धति मात्रक है। कौन सा है? एसआई पद्धति। जो ये न्यूटन मात्रक है ये भी एसआई पद्धति का मात्रक है, लेकिन बल की परिभाषा सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने दी थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में बल का मात्रक रखा गया न्यूटन। तो देखें ये जो न्यूटन मात्रक है आपका, थोड़ा सा यहाँ से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी है इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए देखें इधर, अब आगे क्या इसके बारे में थोड़ा सा और देखें आप लोग। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी। हमने एसआई पद्धति में जो ये मात्रक रेखा देखा है ये न्यूटन है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में पूछा जाए? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है ना। अब प्रश्न यह आता है कि न्यूटन है जो है और डाइन है, इन दोनों में किसी प्रकार का क्या संबंध है क्या? तो बिल्कुल संबंध है। याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। याद रखिएगा प्रश्न एग्जाम में आता है बहुत बार कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमाकर पूछ लिया जाता है। हम यहां पढ़ते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, लेकिन प्रश्न अगर ऐसा आ जाए कि 1 डाइन बराबर कितने न्यूटन, प्रश्न ऐसा आ सकता है, तो आप समझेंगे कि ये 10 की घात 5 इसके बटे में आ जाएगा। तो 1 बटे 10 की घात 5 ये है न्यूटन, और यहां पर लिखा है 1 डाइन। क्या लिखा है? 1 डाइन। अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो पावर है यहाँ पर है धनात्मक या पॉजिटिव, ये जब ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो आप कहेंगे 10 की पावर -5, और ये है न्यूटन। और आपको पता चल गया यहाँ से कि 1 डाइन बराबर होता है 10 की घात -5 न्यूटन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रश्न एक था, लेकिन आपने यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है कार्य से रिलेटेड। क्या बोला है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सीजीएस का मीन्स क्या होता है। तो सीजीएस आप लोगों को पता होगा, जो पद्धतियां होती है, जैसे एक होती है एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। इन पद्धतियों के आधार पर ही इन लोगों के मात्रक या यूनिट बनते हैं। तो कार्य का मात्रक बताना सीजीएस पद्धति में, अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है सीजीएस पद्धति का, तो सी मीन्स होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। जी मीन्स होता है ग्राम। एस मीन्स होता है सेकेंड। तो आप लोग इसे ये भी कह सकते हैं सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, देखें इधर। अब हम बात करते हैं यहां से कार्य की। अब आप लोगों को तो पता है कार्य तो कार्य होता है ना। देखें इधर,
कार्य का मीन से है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी प्रकार का कार्य करना हो, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को उठाकर आप मान लीजिए यहाँ रखते हैं, तो आपके द्वारा किया गया कार्य है। इसका मीन से है कि जब मुझे कार्य करना है तो मुझे बल की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जब मैं इसमें बल लगाऊंगा तभी तो ये उठकर यहाँ आएगा, और साथ साथ इसने एक दूरी भी तय की है। इसका मीन से है कि अगर किसी वस्तु में अगर किसी भी प्रकार का आप बल आरोपित करते हो और अगर उसी दिशा में विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वही कार्य कहलाता है। तो हम कहेंगे कार्य बराबर होता है आपका बल और मल्टीप्लाई में विस्थापन। देखें इधर, और आपको पता जो कार्य होता है उसे W से डिनोट करते हैं, तो हम यहां से लिखेंगे W इक्वल टू F इंटू डी, और आपको बता दें यहां पर लगाया जा रहा कोस थीटा। इसका मीन से भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूं कि मैंने कोस थीटा क्यों लगाया है। पर आप समझिएगा कि अगर किसी वस्तु पर आपने किसी भी प्रकार का बल लगाया और अगर उसी की दिशा में आपका विस्थापन यानी कि वस्तु जा रही है, तो वो जो दोनों का गुणनफल होगा वही होगा आपका कार्य। क्या होगा? कार्य। देखें इधर, तो सबसे पहले जो कार्य है, इस कार्य की जो अवधारणा दी गई थी वो दी गई थी जेम्स प्रेस्कट जूल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? याद से समझिएगा, जेम्स प्रेस्कट जूल। प्रश्न आपके सामने आ जाए कि सबसे पहले कार्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, तो जेम्स प्रेस्कट जूल के द्वारा सबसे पहले कार्य की अवधारणा दी गई थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में कार्य का मात्रक रखा गया जूल। क्या रखा गया? जूल। आगे देखिए, तो ये जो मात्रक है ये तो है आपका कौन सा? एसआई पद्धति का। कौन सा मात्रक है आपका? एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, लेकिन आप लोगों से पूछा गया है सीजीएस पद्धति में, तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ। क्या होता है? अर्घ। ध्यान से समझिएगा, कार्य का सीजीएस पद्धति में जो आपका मात्रक होता है वो होता है अर्घ। तो आपके जो प्रश्न है इसका जो आंसर है सही वो आपके सामने है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि अर्घ। तो इसलिए आपने यहां से समझा होगा कि जो कार्य है इसकी अवधारणा सबसे पहले दी है जेम्स प्रेस्कट जूल ने, इसलिए उन्हीं के सम्मान में कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जो है वो है आपका जूल, और साथ साथ सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है आपका वो है अर्घ। और समझे इसके बारे में कि जो आपका जूल और जो अर्घ होता है इन दोनों में एक रिलेशन होता है। देखो कैसा, क्योंकि रिलेशन बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न आपके सामने आ जाए, एक जूल बराबर कितने अर्घ? जैसे आप लोगों के सामने अभी आया था 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, या उसका अपोजिट आया था कि 1 डाइन बराबर 10 की घात -5 न्यूटन। उसी प्रकार 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। ध्यान से समझिएगा, प्रश्न आता है कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, तो आप यहां से सीख गए होंगे कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ हो जाएगा। अगर यहीं से इस प्रकार पूछा जाए कि आप 1 जूल बराबर नहीं बताएं, आप बताएं 1 अर्घ बराबर कितने जूल होंगे, तो आप वही करेंगे कि ये एक ऐसा का ऐसा, इसके बटे में आएगा 10 की घात 7, ये रहेगा जूल, और यहां पर आ जाएगा 1 अर्घ। अब यहां से क्या समझे आप, ये जो पावर है ये है धनात्मक, जब ये ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी ऋणात्मक, तो आप कहेंगे 10 की घात -7 जूल, और ये होगा 1 अर्घ। तो आपका अगला प्रश्न यहां से बन गया कि 1 अर्घ बराबर कितने जूल, तो 1 अर्घ बराबर 10 की घात -7 जूल। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखें इधर, आगे थोड़ा सा देखिएगा इससे रिलेटेड। आपके सामने मैंने अभी लिखा है यहां पर देखें क्या लिखा था मैंने, W बराबर F मल्टीप्लाई D, और यहां लिखा था कोस थीटा। तो इस थीटा का मीन समझेंगे। क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि जब मुझे अधिकतम कार्य करना है, मैक्सिमम वर्क, तो उसके लिए मुझे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या रखनी पड़ेगी, और जब मुझे न्यूनतम वर्ग यानी शून्य यानी कि किसी प्रकार का काम ही नहीं करना है तो थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। आपको पता W यानी वर्क हो जाएगा, F फोर्स हो जाएगा बल, D डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और ये रखा मैंने कोस थीटा। तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसकी वैल्यू को देखना। जैसे फर्स्ट जो आपका शर्त मान सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे नियम, या मान कुछ भी ले सकते हैं या सिचुएशन ले सकते हैं, स्थिति। तो जो आपकी फर्स्ट स्थिति है, जब मान लीजिए कि आप थीटा बराबर रखते हैं
0 डिग्री रख लेते हैं, मान लीजिए। क्या रखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं, देखें इधर, हाँ, पहले है W बराबर F मल्टीप्लाई D और ये था कोस थीटा। तो फर्स्ट जो स्थिति है, स्थिति नंबर फर्स्ट, इसमें मैंने थीटा बराबर रख लिया 0 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट स्थिति में W बराबर F मल्टीप्लाई D और यहां मैं कोस 0 की वैल्यू लिखूंगा। किसकी वैल्यू, 0 की वैल्यू। और आप लोगों को पता होगा कि जो कोस 0 होता है उसकी वैल्यू होता है 1। कितनी होता है, 1। तो आप यहां से कहेंगे W बराबर F मल्टीप्लाई D, यानी कि यह आपका आ गया है मैक्सिमम वर्क। अब यहां से हम क्या समझें, किस प्रकार इसको समझें? तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर आपने किसी भी प्रकार का बाह्य बल लगाया और अगर उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मुझे कोई फोर्स करता धकाता आगे की ओर, अगर मुझे आगे की ओर ही धकाता है और अगर मैं भी दौड़ने की कोशिश करूंगा उसी दिशा में, तो विस्थापन होगा ज़्यादा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे उसी दिशा में क्या लग रहा है, फोर्स यानी कि बल लग रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 रहती है तो किया गया कार्य रहेगा मैक्सिमम। क्या रहेगा? मैक्सिमम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्रश्न आता है कि अगर किसी वस्तु पर मुझे अधिकतम कार्य करना है या अधिकतम कार्य किया गया है तो थीटा का मान क्या रखना पड़ेगा? तो थीटा का मान रखना पड़ेगा 0। देखें इधर कैसे, मैं यहाँ पे समझा भी सकता हूँ आपको। आपको पता है यहाँ पर ये रेखा, इस पर बनने वाला जो कोण है वो है 0 डिग्री। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर उस पर किसी प्रकार का यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, अगर यहाँ पर बल लगाया जा रहा है और अगर वो इसी दिशा में आगे बढ़ेगा, अगर इसी दिशा में आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो बहुत तेजी से आगे जाएगा। कैसे जाएगा? बहुत तेजी से आगे चला जाएगा। तो इस स्थिति में थीटा का मान हो गया 0। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखें इधर आगे एक और सिचुएशन है आपके सामने। देखें सिचुएशन नंबर 2 है स्थिति, स्थिति नंबर है 2 कि जब थीटा की जो वैल्यू है वो हो आपके सामने 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीन्स ये है कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा ही है, ठीक है, उस पर आप बल विस्थापन यानी कि दूरी इस प्रकार वो तय करना चाहता है, लेकिन कोई उसे ऊपर की ओर उठाना चाहता है, यानी कि बनने वाला जो कोण है वो 90 डिग्री। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आगे की ओर भागना चाह रहा हूँ या दौड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई पकड़कर ऊपर उठाएगा, ठीक है। अब वो ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, मैं आगे की ओर जाने की कोशिश करूंगा, तो आपको पता है कि ना तो मैं आगे जा पाऊंगा ना ही वो मुझे ऊपर उठा पाएंगे। अगर उनके द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो मैक्सिमम है तो डेफिनेटली ऊपर उठा देंगे। तो मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है ना, जैसे मैं दौड़ना चाहता हूँ तो मेरा जो वर्क है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर से मेरे ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या रखी है आप लोगों ने, 90। तो यहाँ से कहेंगे W बराबर F मल्टीप्लाई D और यहाँ पर आप लोग रखेंगे कोस 90। और हम जानते हैं कि जो कोस 0 होता है इसकी वैल्यू होता है 0। तो आप यहाँ से कहेंगे W बराबर F मल्टीप्लाई D और यहाँ पर रखेंगे 0। और हमें ये भी पता है कि जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो पूरा आता है 0। तो यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप डेफिनेटली समझ भी गए होंगे कि मैं आगे की ओर दौड़ना चाह रहा हूँ, कोई मुझे ऊपर की ओर उठाना चाह रहा है, तो ना तो मैं आगे जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कार्य क्या करना है, दौड़ना है, लेकिन वो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो किया गया कार्य हो गया 0, है ना, या मिनिमम बोल सकते हैं। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आपके सामने थर्ड प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है। देखें इधर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? तो जैसे वो देखते हैं ना प्रकाश वर्ष, तो उनके दिमाग में आता है समय। समय क्या आता है, समय। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। तो यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखें इधर, आप समझे इसे। प्रश्न आता है प्रकाश वर्ष से संबंधित। तो यहां ऐसा आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। बहुत बार प्रश्न आता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 और वो किलोमीटर। प्रश्न आपके सामने आ जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर, तो हम कहेंगे 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसे ही आपको किस में बनाना हो, मीटर में, तो आप और करके यहां से बना सकते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 और ये मीटर में।
अब आप देखेंगे कि ये जो पावर 15 है ये किस प्रकार बनी है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर को जब आप लिखते हैं तो ये जो जीरो है ये कितने दिख रही है, 3। तो आप यहाँ से इसे 10 की घात 3 और ये मीटर लगा सकते हैं। और जब 10 की घात 3 का इसमें आप लोग गुणा करेंगे तो दोनों का आधार यानी कि बेस इक्वल रहेगा, और जब मल्टीप्लाई में बेस इक्वल रहता है तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से 12 पावर और यहाँ से 3 पावर, तो 12 और 3 15। तो आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर, और अगर मीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर। चलिए, बहुत बार प्रश्न आया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपके सामने प्रश्न आ जाए, देखें इधर, अगर प्रश्न आ जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, देखें इधर प्रश्न आता है एग्जाम में कि दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है, क्या बोला मैंने, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई किसकी, वो भी दूरी मापने की। तो सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है, पारसेक। अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक हो गया तो फिर पारसेक और प्रकाश वर्ष में किसी प्रकार का तो होगा क्या, संबंध। क्यों, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो भी तो दूरी मापने की इकाई है। तो यहां से याद रखिएगा कि 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कैसा कि 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगर यही पारसेक की जो दूरी है उसे आपको मीटर में बताना हो, किस में बताना हो, मीटर में, तो हम यहां से कहेंगे कि 1 पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। देखें इधर थोड़ा सा पावर में मिस्टेक हो रही है, जो आपका पावर है, देखें इधर, तो जो पावर है वो आपका है 60, ये आ गया मीटर। तो हम कहेंगे यहाँ से कि 1 पारसेक बराबर अगर मीटर में दूरी बतानी हो तो 3.08 इंटू 10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। तो देखो बहुत सारे प्रश्न आपने देख लिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अगला प्रश्न है ध्वनि से रिलेटेड। देखें, प्रश्न है कि ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ध्वनि क्या होता है। तो जैसे मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं तो ये भी एक प्रकार की ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है, ठीक है। और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम यानी मीडियम का आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नो मीडियम यानी कि निर्वात में कभी भी ध्वनि गमन नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पूछा है कि जो ध्वनि की आवृत्ति है उसका जो मात्रक है वो क्या होता है। तो यहां से बात हो रही है मात्रक किसकी, आवृत्ति की। आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। आपको बताएं यहां से कि हेनरीज हर्ट्ज के द्वारा ही सबसे पहले इसकी अवधारणा दी गई थी आवृत्ति की, फ्रीक्वेंसी के बारे में। इसलिए इसका आवृत्ति का जो मात्रक है वो आपका हो जाएगा हर्ट्ज। फिर आपके सामने लिखा है पास्कल, कि पास्कल क्या है। तो पास्कल जो मात्रक है ना वो दाब मापने का है। आपको पता होगा दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अगर आप दाब का मात्रक निकालेंगे तो मात्रक कुछ और ही आएगा यहां से, लेकिन दाब की अवधारणा सबसे पहले पास्कल के द्वारा दी गई थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में दाब का मात्रक रखा गया पास्कल। अगर आप मात्रक बनाना चाहें तो बल, अब आपको पता है बल का जो मात्रक होगा वो आप लोग रखेंगे न्यूटन। क्या रखेंगे, न्यूटन। हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है एरिया, उसमें एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई, एक लेंथ और एक ब्रीथ। और आपको पता है लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। तो आप दूरी को मापते हैं मीटर में, तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर, तो आप कहेंगे न्यूटन और इसके बटे में मीटर की घात 2। तो इसे लिख सकते हैं आप न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। तो यहाँ से बल का दाब का मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर की घात 2। तो ये इसका एसआई पद्धति मात्रक ये भी है और एसआई पद्धति ये भी है, ठीक है। लेकिन ये हम यहाँ से फॉर्मूले की सहायता से बनाते हैं, और ये इन्होंने अवधारणा दी थी, इसलिए उन्हीं के सम्मान में दाब का मात्रक रखा गया पास्कल। प्रश्न एक और आता है
कि आपका जो दाब होता है, ठीक है। इसकी अगर आप मान लीजिए थोड़ी सी परिभाषा समझना चाहें, ठीक, अगर आप किसी भी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके एकांक क्षेत्रफल के अनुसार उसका जो क्षेत्रफल होता है उस पर अगर किसी भी प्रकार का आप दाब लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो बल और जो उसका बल वो और एकांक क्षेत्रफल, इन दोनों का जो आपका अनुपात होता है उसे आप कहते हैं दाब। चलिए एक प्रश्न और आता है वायुमंडलीय दाब वाला, एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला। देखें यहां से वायुमंडलीय दाब। तो आप यहां से देखेंगे कि वायुमंडलीय जो दाब है वो भी इस प्रकार है, कुल मिलाकर कि जितनी भी सारी गैसें हैं ये एक प्रकार का यहां पर लगाती है दाब। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, रक्त होता है, इसकी जो गति होती है वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, ठीक है। ब्लड की गति कितनी होती है, 400 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखें बहुत स्पीड होती है। तो ये रक्त का जो प्रवाह हमारे शरीर के अंदर होता है, तो होता क्या है, इसका जो दाब है शरीर का वो भी बहुत ज़्यादा होता है और हमारे वायुमंडलीय जो दाब है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन हमारा जो रक्त का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से होता है कहीं ना कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे जैसे व्यक्ति ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई को छूते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारी नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लग जाता है। उसका रीजन है कि आपको पता, जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं तो जितनी भी गैसें हैं वो घटना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी जो गैसें हैं वो लगभग आपके क्षोभ मंडल से सारी की सारी नीचे हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। प्रश्न ये आता है कि जो आपका वायुमंडलीय दाब है इसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र होता है बेरोमीटर। क्या होता है? बेरोमीटर। फिर प्रश्न ये आता है कि वायुमंडलीय जो आपका दाब होता है, ठीक है, इसको मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको मापने की सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। देखो प्रश्न बनते जा रहे हैं। वायुमंडलीय जो दाब है उसको किससे मापते हैं? बेरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? बार है। क्या हो जाएगी? बार हो जाएगी। प्रश्न ये भी आएगा कि वायुमंडलीय दाब को सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा मापा गया? तो उनका नाम है बान ग्यूरिक। क्या है? बान ग्यूरिक। कि बान ग्यूरिक के द्वारा सबसे पहले वायुमंडलीय दाब को मापा गया था। चलिए देखिए, प्रश्न हमारा आवृत्ति का था लेकिन हमने पास्कल से संबंधित दाब को देख लिया। चलिए, और आप लोगों को पता है यहाँ लिखा सेकेंड, और सेकेंड का तो पता आपको समय का मात्रक ही होता है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, दूध के घनत्व को किस यंत्र के द्वारा दूध के घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आपको पता घनत्व होता है डेंसिटी। क्या होता है? घनत्व, है ना, गाढ़ापन, समझ सकते हैं। तो दूध के घनत्व को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है लेक्टोमीटर। क्या कहा जाता है? लेक्टोमीटर। आप लोगों ने देखा होगा जो डेयरी वगैरह होती है तो वहां पर रखा रहता है इस प्रकार स्टिक जैसा, जिसमें दूध को डाला जाता है और उस यंत्र के द्वारा पता किया जाता है कि दूध का जो घनत्व वो कितना ज्यादा है कुल मिलाकर। तो दूध के घनत्व को मापने वाला यंत्र वो है लेक्टोमीटर। प्रश्न ये भी आ जाए कि दूध की शुद्धता मापक यंत्र, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? लेक्टोमीटर। फिर लिखा है हाइड्रोमीटर। तो याद रखिएगा दो चीजें होती है, एक तो होता है आपेक्षिक घनत्व और एक आपका होता है आपेक्षिक आर्द्रता। देखें यहां, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है आपका आपेक्षिक घनत्व। क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मापक जो यंत्र है वो आपका है हाइड्रोमीटर। एक प्रश्न और आता है आपेक्षिक आर्द्रता। देखें इधर क्या आएगा? आपेक्षिक आर्द्रता। तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला जो यंत्र है उसे कहा जाता है हाइग्रोमीटर। क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। तो प्रश्न याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक घनत्व। फिर लिखा है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र तो है हाइग्रोमीटर। और फिर आपके सामने आया है बेरोमीटर। और आप जानते हैं, अभी आपको बताया था मैंने कि बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एक और प्रश्न बता देते हैं, एक प्रश्न यहां से बेरोग्राफ। क्या बता देते हैं? बेरोग्राफ का।
तो देखो बेरोमीटर से ही बना होगा बेरोग्राफ, तो बेरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बेरोग्राफ से भी वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, लेकिन नाम लिखा है ग्राफ, तो इसे ग्राफ के अनुसार दर्शाया जाता है। तो बेरोग्राफ के द्वारा भी वायुमंडलीय दाब ही मापते हैं, लेकिन उसमें ग्राफ के अकॉर्डिंग उसे दर्शाया जाता है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखें अगला प्रश्न है, दूरी कौन सी राशि है ना। देखें क्या है, दूरी कौन सी राशि है। इसका मीन से आपसे पूछा है कि सदिश है या अदिश है, यानी स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है। देखें इधर, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे मैं बताता हूं आपको दूरी, मैंने मान लीजिए यहां से यहां तक एक दूरी तय कर ली, मान लीजिए ये 20 किलोमीटर, मैंने यहां कर ली, ये भी 20 किलोमीटर है। मैं कहीं यहां जाना स्टार्ट कर देता हूं, ये भी 20 किलोमीटर है। तो देखो तीनों जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है, उन तीनों सिचुएशन में जो दूरी ही दर्शाई गई है, ठीक। तो आप लोगों को पता होगा सदिश राशि के बारे में, है ना, वेक्टर क्वांटिटीज। एक तो होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो सदिश राशि वे